नमस्कार। आज हम बात करेंगे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नाम की बीमारी के बारे में, जो कि एक हेरिडिटरी बीमारी है। दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इससे सफर कर रहे हैं और लाखों लोगों की इससे रोशनी गई है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। क्या होता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कि ये रेटिना फंक्शन कैसे करता है। नॉर्मली जब लाइट कॉर्निया से आंखों के अंदर लेंस पे पड़ती हुई रेटिना तक पहुंचती है तो इधर कुछ फोटो रिसेप्टर यानी लाइट कैच करने वाले सेल्स होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, कोन्स और रॉड्स। कोन्स जो हैं वो दिन में देखने में मदद करते हैं। रॉड्स जो हैं वो बीचों बीच नहीं होते, थोड़ा साइड में रहते हैं और रात में देखने में मदद करते हैं। रॉड्स और कोन्स लाइट को कैच करते हैं, फिर उसको प्रोसेसिंग करके ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व के जरिए पहुंचाते हैं। अगर कोई बीमारी कोन को खराब करेगी तो दिन में देखने में प्रॉब्लम करेगी, कोई बीमारी रॉड को खराब करेगी तो रात में या डिम लाइट में देखने में प्रॉब्लम करेगी। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ऐसी बीमारी है जो पहले तो रॉड्स को अफेक्ट करती है, पर आगे जाके इससे कोन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी रात में तो कम दिखता ही है और लेटर स्टेजेस में कोन खराब होने की वजह से दिन में भी कम दिखना शुरू होता है। और जब दोनों खराब हो जाते हैं और ऑप्टिक नर्व, आंख की नस भी सूख जाती है, तब इससे रोशनी जा सकती है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इनहेरिटेंस पैटर्न यानी हेरिडिटरी पैटर्न कैसा है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के हेरिडिटरी पैटर्न को जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कि एक जीन बनती कैसे है, जो शरीर का बेसिक एलिमेंट होता है। एक जीन में 2 एलील्स होती हैं, यानी उसके 2 भाग होते हैं। किसी में दोनों बड़े एलील्स आते हैं, किसी में एक बड़ा एलील और एक छोटा एलील आता है, और किसी में दोनों ही छोटे एलील आते हैं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी में क्या होता है कि बड़े एलील पे बीमारी रहती है। बड़े एलील की बीमारी हमेशा ही प्रेजेंट करती है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में होगी ही होगी। तो एक बड़ा एलील रहा, चाहे 2 बड़े एलील रहे, चाहे एक बड़ा और एक छोटा एलील रहा, ये बड़ा एलील तो है ही जिसपे बीमारी है, तो यानी बीमारी होगी। दूसरी होती है ऑटोसोमल रेसेसिव। अगर ये छोटी एलील पे बीमारी, यानी बड़े एलील पे कुछ भी नहीं है, छोटे एलील पे बीमारी है, तो बड़े एलील के प्रेजेंस में ये उजागर रिवील नहीं होगी। यानी अगर नेक्स्ट जनरेशन में एक बड़ा और एक छोटा एलील आया, नहीं सपोज फादर को बीमारी है, फादर का छोटा एलील है, मदर को बीमारी नहीं है, उनका बड़ा एलील है, तो बच्चे में होने के चांस बहुत कम हैं। अगर रेसेसिव बीमारी में दोनों छोटे एलील हैं तभी बीमारी आ सकती है। यानी अगर मदर की फैमिली में एक छोटी एलील चल रही है, वह बच्चे में आई, और फादर में तो छोटी एलील है ही, तो दोनों छोटी एलील मिलके ये बीमारी कर रही है। तीसरी बीमारी होती है एक्स लिंक्ड रेसेसिव बीमारी। एक्स और वाई क्रोमोसोम आपने सुने होंगे, जो ह्यूमन बीइंग मेल्स में होते हैं। एक्स क्रोमोसोम अगर मेल से है जिसमें की बीमारी है, और ये फीमेल में जा रहा है, तो 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक पे बीमारी नहीं है तो बीमारी नहीं आएगी। और अगर ये एक्स क्रोमोसोम मेल्स में जा रहा है, तो एक तो एक्स क्रोमोसोम है जिसमें बीमारी है, दूसरा वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम उससे लड़ने की क्षमता नहीं रखेगा, एक्स क्रोमोसोम पे बीमारी रिवील होगी। यानी एक्स क्रोमोसोम पे अगर बीमारी है और वो मेल बच्चा है, चाइल्ड है, तो ये बीमारी रिवील होगी। यानी मेल्स को होने वाला रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक्स लिंक्ड भी हो सकता है, पर फीमेल्स को एक्स लिंक्ड बीमारी जनरली नहीं होती, वो कैरियर होती है कि बीमारी कैरियर है, मतलब अगली जनरेशन में पहुंचा सकती है पर खुद को नहीं। तो ऑटोसोमल रेसेसिव लकीली ह्यूमन बीइंग्स के लिए कि इतनी बड़ी गंभीर बीमारी का जो पैटर्न है, इनहेरिटेंस है, वो ऑटोसोमल रेसेसिव है। यानी केवल 2 छोटी एलील वाले व्यक्ति में ही रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बीमारी आ सकती है। पर कुछ रेयर पैटर्न, 80% तो ऑटोसोमल रेसेसिव होती है, पर कुछ रेयर पैटर्न जनरेशन दर जनरेशन में आते जाते हैं, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट वैरायटी के होते हैं, और एक्स लिंक्ड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी देखा गया है। आप कैसे पता करें कि आपकी फैमिली में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की एलील है? जेनेटिक काउंसलिंग के जरिए आप ये पता कर सकते हैं, जो हर बड़े अस्पताल में होती है, आंखों के नहीं, जनरल बॉडी के, जिसमें की जेनेटिक टेस्टिंग का सुविधा रहता है, जैसे एम्स दिल्ली, केईएम अस्पताल मुंबई, ऐसे कई सारे अस्पताल। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में पेशेंट क्या महसूस करेगा? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में पहला सिम्टम रहेगा नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखने की बीमारी। 6 बजे के बाद बाहर निकलने पर जब लाइटें नहीं हैं तो पेशेंट को महसूस होगा कि मुझे उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बस यही सिम्टम होता है। पर लेटर स्टेजेस में फील्ड लॉस, यानी कोने का पूरा रोशनी चले जाना, और बहुत लेटर स्टेजेस में, एडवांस स्टेजेस में बीच का एरिया भी धुंधला हो जाता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में पर्दे की सूजन वाले केसेस ज्यादा रहते हैं और मोतियाबिंद वाले नॉर्मल से ज्यादा रहते हैं।
तो ये दोनों भी सिम्टोमेटिक एसोसिएशंस हो सकते हैं। अक्षर छोटे दिखना, अक्षर उबड़ खाबड़ दिखना, या धुंधलापन आ जाना, सामने क्लाउडी विजन हो जाना मोतियाबिंद के कारण। कांचबीन के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा वालों की आंखों में डॉक्टर क्या देखेंगे कि उनको पता चलेगा, क्या साइंस है इस बीमारी के? सबसे पहले आते हैं सबसे जरूरी क्लिनिकल चेकअप पे। क्लिनिकल चेकअप में जब आप आंखों के अंदर डॉक्टर देखेंगे तो आंखों की नस जो रहेगी वो पीली रहेगी, यानी वैक्सी पैलर ऑफ डिस्क। आंखों की जो खून की नलियां रहेंगी वो एटीन्यूएटेड यानी पतली रहेंगी, आर्टीरियोलर एटीन्यूएशन। कोने कोने के भाग में अगर नॉर्मल रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, कई सारे ब्लैक डॉट्स नजर आएंगे, उसको हम बोलते हैं बोनी स्पिक्यूल्स। अगर ये तीनों चीजें हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोसिस है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। बहुत कम है ऐसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो इससे मैच कर सकते हैं। कुछ उसमें से जैसे किसी का पर्दा खिसक गया हो, वापस जुड़ गया हो, पर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा दोनों आंखों में होता है। पर्दा खिसक के अगर जुड़ा हो तो एक आंख में होता है, उसमें भी इसको हम कहते हैं सूडो यानी नकली आरपी जैसा साइन। एक और डिफरेंशियल है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का, विटामिन ए डेफिशिएंसी। उसमें कुछ व्हाइट व्हाइट डॉट्स अक्रॉस रेटिना रहते हैं पूरे, उसमें भी नाइट ब्लाइंडनेस होती है, निक्टेलोपिया। और उसमें व्हाइट व्हाइट डॉट जो रहते हैं उसको हम बोलते हैं उएमुरा स्पॉट्स। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने डिस्कवर किया था, और ये दोनों आंखों में हो सकती है। पर इसमें क्या नहीं होगा? वैक्सी पैलर ऑफ डिस्क यानी आंख की नस सूख जाना, और आर्टीरियोलर एटीन्यूएशन जो ब्लड वेसल्स है वो पतले हो जाना। इसके अलावा कभी कभी बिना पिगमेंट्स का भी होता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, यानी डॉक्टर को थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि ये बीमारी क्या है। इसमें जेनेटिक एनालिसिस की जरूरत और ईआरजी नाम के टेस्ट की जरूरत होती है, जो हम बाद में देखेंगे। इसको बोलते हैं आरपी सिने पिगमेंटो, सिने यानी पिगमेंट नहीं। और एक होता है एल्बसेंस, आरपी एल्बसेंस, जिसमें ब्लैक डॉट्स ना होके व्हाइट डॉट्स हैं कई सारे पर्दे के कोने कोने वाले भाग में। आरपी यानी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में सिंड्रोमिक एसोसिएशन भी देखे गए, यानी कि आंख की बीमारी के साथ शरीर में बाकी जगह भी बीमारी होती है। अब हम सिंड्रोमिक एसोसिएशंस ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बात करेंगे, यानी आरपी के साथ एसोसिएटेड सिंड्रोम्स, जैसे अशर सिंड्रोम जिसमें देखने की बीमारी के साथ साथ सुनने की बीमारी आ जाती है, रेफसम डिजीज जिसमें स्किन पे लेजन्स होते हैं और साथ में देखने की बीमारी के साथ साथ ब्रेन का डेवलपमेंट भी पुअर होता है। एक होता है कर्न सायरे सिंड्रोम जिसमें कि हार्ट में डिफेक्ट पाए जाते हैं। एक होता है बार्डेट बीडल सिंड्रोम जिसमें एक्स्ट्रा थंब भी दिख सकता है। एक होता है बीटा लिपोप्रोटीनेमिया जिसमें कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होती है। तो ये सिंड्रोमिक एसोसिएशन में भी सबसे पहले कभी कभी आई डॉक्टर जब रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा देखते हैं तो आपको या तो न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन के पास भेजते हैं इन सबको रूल आउट करने के लिए। क्या डॉक्टर टेस्ट लिखेंगे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के मरीज को? सबसे पहला आंखों का फोटो, जिससे वो पेशेंट को या पेशेंट के रिलेटिव्स को दिखा सकें कि बीमारी कैसी है और बता सकें कि आगे प्रोग्रेशन कैसा है। हर साल फोटो करेंगे तो पता चलेगा बीमारी बढ़ रही है या नहीं। दूसरा है ओसीटी रेटिना, पर्दे का स्कैन। इसमें पर्दे का बीच वाला हिस्सा बहुत पतला हो सकता है लेटर स्टेजेस में, शुरुआत में कभी कभी ये स्कैन नॉर्मल भी रह सकता है। एंजियोग्राफी और ओसीटी एंजियोग्राफी नाम की जांचों की इसमें कोई जरूरत नहीं है, कोई मेजर ये चीज नहीं है। बस वो ये बताता है कि सेंटर वाला एरिया में ब्लड सप्लाई कम हो गया, वो जानने की इतनी आवश्यकता नहीं। फील्ड टेस्टिंग HVF, साइड की रोशनी कम होना आरपी की कैरेक्टरिस्टिक है। फील्ड टेस्टिंग बताती है कि कितना लाइट लॉस हो चुका है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के मरीज का। इसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम ERG, अक्सर ये शरीर के अस्पताल में मिलेगा, मल्टी स्पेशलिटी में। आंखों के बहुत कम अस्पतालों पे ये उपलब्ध रहता है, खासकर इंस्टीट्यूट्स में उपलब्ध रहेगा, जैसे हो गया एम्स दिल्ली, शंकर नेत्रालय। ERG से नॉर्मल इसमें वेव्स होती हैं, जैसे आपने ECG देखा होगा ऐसे वेव्स होती है ना, उसी हिसाब से ERG में रेटिना का सिग्नल ब्रेन तक कितना पहुंच रहा है वो मशीन रिकॉर्ड करती है, उसमें भी वेव्स होती हैं। तो इसकी वेव्स, जो पहली वेव है वो अगर छोटी हो जाए साइज में तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का ज्यादा चांस हो सकता है, क्योंकि वो कोन और रॉड को दर्शाती है, यानी फोटो रिसेप्टर जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में खराब हो। ERG टेस्ट की भी इतनी कोई आवश्यकता रहती नहीं है डायग्नोसिस में, बट हाँ अगर आगे जाके आप ट्रीटमेंट कुछ आता है वो कराना चाहते हैं तो ERG बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी जेनेटिक काउंसलिंग। अगर एक आरपी का मरीज है उसको देखना चाहिए जिससे भी वो स्पाउस जिनसे शादी कर रहे हैं उनकी फैमिली में कोई रेसेसिव जीन तो नहीं आ रही है, रेसेसिव एलील तो नहीं आ रही है, क्योंकि इनका रेसेसिव उनका रेसेसिव मिलके ये बीमारी कर सकता है। या तो अगर एक आरपी की फैमिली उनको दूसरी के आरपी की फैमिली से ही अगर
शादी हो गई है तो बच्चे में आने के करीब करीब 50 से 60-70% चांस हैं, जो कि बच्चे के लिए नुकसानदायक है। तो जेनेटिक काउंसलिंग जरूरी है। जेनेटिक टेस्टिंग अभी भी इंडिया में इतनी प्रचलित नहीं है, पर विदेशों में अक्सर ये जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है, जिसमें बहुत सारी जीन्स इन्वॉल्व है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे कॉमन जीन जो इन्वॉल्व रहती है वो होता है RPE65 जीन। इसका सिग्निफिकेंस वीडियो के एंड में हमें पता चलेगा। अब सबसे जरूरी पार्ट इस वीडियो का, ट्रीटमेंट क्या है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का। जी मैं क्षमा चाहूंगा, इस चीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो कि अच्छे रिजल्ट्स दे सके। पहले पे आते हैं मल्टीविटामिन टैबलेट्स। विटामिन ए रिच डाइट और टैबलेट आरपी को बढ़ने से रोकने में सक्षम है। कुछ स्टडीज में ऐसा देखा गया है, पर कुछ स्टडीज में देखा गया है कि जो ऑटोसोमल रेसेसिव वाली और एक्स लिंक वाली बीमारी रहती है, ये तेजी से बढ़ती है डिस्पाइट विटामिन ए के टैबलेट्स। अगला ट्रीटमेंट आता है लक्सटर्ना जीन थेरेपी। ये अकेला FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का। इसमें क्या करते हैं, एक एडिनो वायरस लेते हैं, जो वायरस नॉन टॉक्सिक रहता है, बीमारी नहीं करता है। उसके अंदर cDNA डालते हैं, जीन डालते हैं RPE65, और वो स्पेशल सर्जरी के जरिए रेटिना के नीचे डिपॉजिट कर देते हैं। बहुत कम रोशनी वाले पेशेंट्स को ही ये थोड़ा सुधार देता है। अगर बहुत अच्छी रोशनी है तो ये सर्जरी रोशनी ले जा सकती है, कम कर सकती है रोशनी। तो अगर रोशनी बहुत कम हुई है आरपी से, तभी ये सर्जरी आप करा सकते हैं। सर्जरी के रिजल्ट कुछ स्टडीज तो बेहतर बताती है, पर कुछ स्टडीज कमजोर बताती है। ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है लोगों को, हाँ, बट रेटिनल सेंसिटिविटी बढ़ती है। ERG वेव्स जो है वो बेटर होते हैं, पर अगर सच में पूछे पेशेंट से तो कम बेनिफिट पाते हैं। कॉस्ट बहुत ज्यादा है और इंडिया में उपलब्ध नहीं है। बाहर आप जाएं तो करा सकते हैं, पर ये ध्यान रखें आप स्टडी में एनरोल ना हो। कभी कभी इसकी स्टडीज चल रही होती है, उसमें आपको एनरोल किया जाता है। प्रोसीजर के बारे में ध्यान से सुने, रिस्क पूछें, उसके बाद ही आप प्लान करें। स्टेम सेल थेरेपी भी आई है, पर काफी लोगों को मैंने एम्स दिल्ली में जब मैं था तब दी है। मैंने खुद देखा है कि पेशेंट्स को इतना बेनिफिट नहीं होता है। उसमें 3 मिलियन स्टेम सेल यूनिट्स इंजेक्शन के जरिए आंखों में डाल देते हैं, और उसका जो धीरे ग्रेजुअली हम ERG वगैरह टेस्टिंग करते थे, और ERG पे कुछ सुधार नहीं भी आता है। सिर्फ 50% ज्यादा पेशेंट है, कुछ में सुधार आता है, बट अगेन इतना प्रॉमिसिंग थेरेपी नहीं है। अब अगर आरपी के आप मरीज हैं और ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं बेटर विजिबिलिटी के लिए। इसमें कई सारे डिवाइसेस आते हैं, मैं एक एक करके कवर करता हूं। सबसे पहले आते हैं लो विजन एड्स पे। ये इस वीडियो का सबसे जरूरी पार्ट है आप लोगों के लिए ट्रीटमेंट पर्पस के लिए। लो विजन एड्स ऐसे चश्मे होते हैं कि भाई आप छोटे अक्षर नहीं देख सकते, पर आपके लिए अक्षर तो बड़े हो सकते हैं। तो इसको दूसरी भाषा में कहते हैं दूरबीन वाले चश्मे। इसमें आजकल बहुत अच्छे अच्छे चश्मे और मटेरियल या इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो अक्षर को जूम करने में काबिल हैं, लाइट वाले इंस्ट्रूमेंट्स। और अगर ये महंगे पड़ रहे हैं आपको, तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास ही यूज कर सकते हैं जिसमें अंदर लाइट इनबिल्ट। दूसरा होता है ऑरकैम डिवाइस। ये चश्मे के ऊपर इनबिल्ट रहता है। ये चश्मे से जो चीज ब्लरी दिख रही है उसको फोकस करने में, उसके बारे में बताने में, या कोई अगर सामने आ गया उसके बारे में पेशेंट को आगाह करने में सक्षम रहती है। पर ये ध्यान रखें, ये गलत है कि वो आरपी को ठीक करती है। आरपी को ठीक नहीं किया जा सकता। तीसरा, अगर इंडियन मेड ब्रांड्स की आप बात करें तो टॉर्च इट नाम से एक ब्रांड है। जो टॉर्च इट ब्रांड है, ये आरपी के मरीजों को स्पेशल इक्विपमेंट देती है। जैसे कि जो छड़ी रहती है, वाइब्रेटिंग छड़ी, आप जा रहे हैं कुछ सामने आएगा तो छड़ी वाइब्रेट करके आपको आगाह करेगी अगर रोशनी बहुत कम हो। साथ में इन्होंने एक वीडियो गैजेट भी बनाया है, जो अगेन एक वीडियो गैजेट की तरह आपके चश्मे पे लग जाता है। छड़ी भी जिन्होंने वीडियो वाली छड़ी भी बनाई है कि सामने का जो है एटलीस्ट पेशेंट को छड़ी और वो डिवाइस ही आगाह कर दे कि सामने ये चीज है, ये चीजें हैं, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो भी लाउड स्पीकर पे बोल सकती है जिससे पेशेंट को पता चल जाए। तो ये होता है रिहेबिलिटेशन। और आखिरी भाग पे आते हैं, हैंडीकैप सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है। किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में जाएंगे, आरपी के मरीजों में फील्ड डिफेक्ट के जरिए हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनता है, ना कि रोशनी के जरिए। ध्यान रखें, रोशनी हो सकता है बहुत अच्छी हो, पर फील्ड डिफेक्ट अगर पूरा ही 90% कोने का एरिया नहीं दिख रहा है, तो भी हाई चांसेस है आपको 30% से ऊपर ब्लाइंडनेस मिलने का। हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवाने में कोई संकोच ना करें, क्योंकि आप हकदार हैं। बाकी लोगों से आपको कम दिखता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा सीट्स मिलना जरूरी है, लाजमी है। कौन सा प्रोफेशन चूज करें अगर आप रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के मरीज? जी, ऐसा कोई भी काम आप चूज कर सकते हैं
जो कि रात में काम नहीं करवा रहा हो, क्योंकि नाइट में विजिबिलिटी में प्रॉब्लम रहती है। ये ध्यान रखें, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा 50 से 70% लोगों को ब्लाइंड नहीं करता है, केवल 30% लोगों को ब्लाइंड करता है। 20 to 40% लोगों का थोड़ा सा विजन कम करता है। 20-30% में तो पता ही नहीं चलता है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, अगर डॉक्टर ना देखें तो। याद रखें, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भले ही एक गंभीर बीमारी है, बट टाइम पे डायग्नोसिस करवा के आप अपनी फ्यूचर जनरेशंस को बचा सकते हैं। अगर कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध होने के चांसेस भी हैं तो उसके बारे में पता कर सकते हैं। और अगर आपको बीमारी ज्यादा बढ़ गई है तो एटलीस्ट आप हैंडीकैप सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि दूरबीन वाले चश्मे लेके अपनी रोशनी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में टाइमली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है।